हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट का जो हमारा क्वेश्चन पेपर है, यानी कि मतलब आपका एग्ज़ाम हो गया है आज, यानी कि 28 को आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया था। तो यानी कि आपको क्लास 10th से एफएमएम से छुटकारा मिल गया। अब आप जाओगे क्लास 11th में। अगर आप एफएमएम चूज़ करोगे तो आपको 11th और 12th में भी एफएमएम पढ़नी पड़ेगी। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, बस जो हमें क्वेश्चन पेपर है उसे हम सॉल्व करेंगे। तो ये आपका मैं दिखाऊँ अगर, तो ये आपकी सीरीज़ थी, ये आपका सेट नंबर 4 था और क्वेश्चन पेपर कोड था आपका 92। तो अब ये जिसका भी पेपर है उसका रोल नंबर मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हमें यहाँ पे दे रखी हैं। और यहाँ अगर हम देखें तो ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मार्केट। आपका कितना था टाइम अलाउड, आपका 1 घंटे का टाइमिंग थी और क्या था मैक्सिमम मार्क्स आपका 25 मार्क्स का। तो अब हम आपका मतलब अब मैं सीधे कहूँ तो अब हम ना क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने सेक्शन नंबर ए से। तो यहाँ हमारा सेक्शन नंबर ए है। देखा जाए तो यहाँ पे हमें इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं जो मैंने आपको पहले सैम्पल पेपर में दे रखी थी, सेम वही इंस्ट्रक्शंस हैं और सेम इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे हिंदी में भी प्रोवाइडेड है। और सेक्शन ए बी सी तीनों आपके हिंदी में भी प्रोवाइड कर रखे हैं, बट मैं आपको मीन्स इंग्लिश में ही पढ़ाऊँगी क्योंकि मुझे हिंदी तो नहीं आती। तो चलो मतलब हिंदी आती है बट आपका सब्जेक्ट इंग्लिश में है, तो इसलिए मैं आपको इंग्लिश कराती हूँ। तो आपका देखो सेक्शन ए जो है, तो आंसर एनी 3 क्वेश्चन आउट ऑफ 4 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच। यानी कि आपका जो 1 मिनट बस आपका क्या करना है, 4 क्वेश्चंस में 3 क्वेश्चन के ही आंसर देने हैं और सारे क्या है 1-1 मार्क्स के। तो 1 into 3 = 3। अब देखें तो पहला क्वेश्चन हमारा, वन मस्ट बिलीव इन वन सेल्फ, मेंशन द क्वालिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो जैसा कि हमें पता है एंटरप्रेन्योर में बहुत टाइप की क्वालिटीज़ होती है, स्किल्स होती हैं। तो अब उनमें से एक क्वालिटी है कि वन मस्ट बिलीव इन वन सेल्फ, यानी कि हमें खुद में विश्वास करना चाहिए। तो ये वाली क्वालिटी कौन सी है? तो आपने जो आंसर किया है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं अपना बताती हूँ, इसका आंसर होगा कॉन्फिडेंस या फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि सेल्फ बिलीव, यानी कि आप खुद में विश्वास रखते हो। तो आप खुद में क्या हो, कॉन्फिडेंट हो या फिर सेल्फ कॉन्फिडेंट, तो आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो। दूसरे का आंसर होगा हमारा लिस्ट एनी 2 फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, यानी कि हमें जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके कोई भी 2 फंक्शंस लिखने हैं। तो आपको 1 मार्क्स का है लेकिन आपको 2 लिखने हैं। 1 मिनट बस, हवा ज़्यादा ही चल रही है, तो ठीक है आप कोई 2 लिखना है। तो अगर हम देखें तो आप क्या लिख सकते हो, पहले आपको लिखना है 2 फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर आर। फर्स्ट आप मतलब आप कोई से भी लिख सकते हो, जो आपने लिखी हो आप वो मुझे बता देना। मैं आपको यहाँ पे 2 बता रही हूँ। फर्स्ट, दे आर रिस्क टेकर, क्योंकि एंटरप्रेन्योर क्या है, वो रिस्क लेते हैं, तो दे आर रिस्क टेकर, दिस इज द वन क्वालिटी। एंड सेकेंड इज दे बिलीव इन टेकिंग डिसीजंस इंडिपेंडेंटली, वो अपने डिसीजंस क्या लेता है, इंडिपेंडेंट होकर लेता है। ऐसा नहीं किसी और के पीछे अपने डिसीजंस ले रहे हैं, किसी और पे डिपेंडेंट होकर अपने डिसीजंस ले रहे हैं, वो खुद ब खुद इंडिपेंडेंट होकर अपने डिसीजंस लेते हैं। आप और आपके दिमाग में जो भी बहुत कुछ मतलब आइडियाज़ हैं वो आप यहाँ पे आप मुझे बता भी सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आप कौन सी क्वालिटीज़ लिख के आए हो, कौन से 2 फंक्शंस आप यहाँ पे लिख के आए हो। अगर थर्ड की बात अगर हम करें, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ हाई एग्रीकल्चर टूल्स वी कैन ग्रो मोर फूड बाय यूजिंग फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड हाइब्रिड क्रॉप्स, दिस लेड टू डैश। ये ज़्यादातर बच्चों ने छोड़ा ही होगा। आई नो कि बच्चों को नहीं समझ ही नहीं आया इसमें करना क्या, बस कुछ नहीं है आपको, मतलब मोस्टली बच्चों ने छोड़ा है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ये ना आपका थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है। बट इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमें दे रखा है डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन है वो आपको यहाँ पे लिखनी थी। Sustainable development is the type of development in which we fulfill the needs of the present generation as well as we do not have to compromise with the needs of the future generations। तो ये यहाँ पे आपको sustainable development की डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन यानी कि डेफिनेशन यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रही थी। तो आपका हमारा जो सेक्शन ए के जो पहला वाला 4 क्वेश्चन है जिसमें से हमें 3 करने थे वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। अब हम अपना आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ अगर हम आगे देखें तो यहाँ हमें दे रखा है आंसर एनी 1 क्वेश्चन आउट ऑफ गिवन 2 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स। यानी कि यहाँ पे हमें जो हमारी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स थी उसमें हमारे 2 क्वेश्चन आएंगे जो 2-2 मार्क्स होंगे, जिसमें से हमें कोई एक क्वेश्चन यहाँ पे करना होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, डिस्क्राइब द वे थ्रू विच अ पर्सन कैन अर्न अ लिविंग। तो यहाँ पे बहुत सारे वेज हैं जिससे एक इंसान अपने कमाई करता है, अर्निंग करता है। तो यहाँ पे आप कोई भी लिख सकते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ, द वे थ्रू विच अ पर्सन कैन अर्न अ लिविंग इज बाय डूइंग अ जॉब, by performing its skills, by showing its talent,
और बाय डूइंग अ बिजनेस। यानी कि यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम कमाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम जॉब कर सकते हैं, हम अपनी स्किल्स को अपनी स्किल्स की हेल्प से हम अपना पैसा कमा सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी में अच्छी स्किल है, कोई अच्छा किसी में अच्छी स्किल्स है, फॉर एग्जांपल वो अच्छी इंग्लिश यहाँ पे बोल लेता है, तो अपनी स्किल की हेल्प से भी क्या कर सकता है, कोचिंग स्टार्ट कर सकता है, जिसकी वजह से वो कमाई कर सकता है। और यहाँ पे अगर उसमें कुछ टैलेंट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, फॉर एग्जांपल वो डांस बहुत अच्छा करता है या फिर उसमें कुछ और टैलेंट है, तो वो उसकी वजह से भी अपनी अर्निंग कर सकता है। और अगर वो चाहे तो अपना बिजनेस स्टार्ट करके भी यहाँ पे अर्निंग कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, स्टेट एनी ट्रू प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे जो है, जो हमारा एग्जाम मतलब हम जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में जो PDF पढ़ा था, उसमें से आपको क्या करना है, कोई भी 2 प्रॉब्लम यहाँ पे आपको अपनी बता देनी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा जो फूड वाली प्रॉब्लम थी, जैसे कि जिसमें आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट अब इतनी नहीं है, हम क्या करते हैं, जो रोड है उस बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, यानी कि जो नेचुरल सॉइल है उसे हम हटाते जा रहे हैं और क्या हो रहा है, हम रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से फूड में यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, लोगों को एक प्योर या फिर साफ़ सुथरा अच्छा खाना नहीं मिल पा रहा है। सेकंड प्रॉब्लम यहाँ पे हमारी क्या है, हमारी जैसे वाटर की हो गई कि हम जो अपना जो डस्ट होती है या फिर जो गंदगी होती है, जो वेस्टेज होता है, वो हम क्या कर देते हैं, वो सब हम अपने पानी में डंप कर देते हैं। जो फैक्ट्रीज होती हैं केमिकल्स डंप कर देती हैं, तो उसकी वजह से भी क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में यहाँ पे प्रॉब्लम है। और आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, और आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज इंक्रीज। यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है तो जो डिप्लीशन है वो ज़्यादा हो रहा है। तो आप यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, तो वो आप यहाँ पे कोई सी भी प्रॉब्लम लिख सकते हैं। अगर आपका आंसर कुछ भी थोड़ा सा अलग है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर मैं भी चेक करूँगी कि आप सही करके आए हो या गलत करके आए हो। तो यहाँ अब हम अपना चलता है सेक्शन नंबर B पे। तो सेक्शन नंबर B क्या है, आंसर यानी 4 क्वेश्चन आउट ऑफ गिवन 6 क्वेश्चन, यानी कि 6 में से कोई 4 करना है। यहाँ पे मैं आपको सारी कराऊंगी। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, द डिपॉजिटरी प्रोवाइडेड सर्विसेज टू इट्स इन्वेस्टर थ्रू इट्स एजेंट बाय व्हाट डेजिग्नेशन आर द एजेंट्स नोन एज। यानी कि जो डिपॉजिटरी सर्विस प्रोवाइड करती है अपने इन्वेस्टर को थ्रू इट्स एजेंट्स, यानी कि एजेंट्स के थ्रू प्रोवाइड करती है सर्विसेज। तो अब ये जो एजेंट्स हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, यानी कि ये जो बाय व्हाट डेजिग्नेशन आर द एजेंट्स नोन एज, यानी कि एजेंट्स को हम क्या बोलते हैं, तो एजेंट्स को हम बोलते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, आपने पक्का करेक्ट किया होगा। अब दिया है, नेम द रेगुलेटरी बॉडी ऑफ द म्यूचुअल फंड। ये तो मैंने आपको अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी बताया था, जो पढ़ के गए होंगे उन्हें पता होगा। तो देखो रेगुलेटरी बॉडी कौन सी है म्यूचुअल फंड की, वो है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, बाय व्हाट नेम द कॉर्पोरेट एक्शन विच स्प्लिट्स द एग्जिस्टिंग शेयर्स ऑफ अ पर्टिकुलर फेस वैल्यू इनटू स्मॉलर डिनोमिनेशन इज कॉल्ड। यानी कि जब एक कंपनी क्या करती है, अपने एग्जिस्टिंग शेयर को स्प्लिट कर देती है और उसकी फेस वैल्यू जो है उसे स्मॉलर डिनोमिनेशन में डिवाइड कर देती है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, तो वो होता है हमारा स्टॉक स्प्लिट। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, व्हाट डू यू मीन बाय टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है वो आपका बुक के पेज नंबर 52 पे है, तो वो पूरी एक डेफिनेशन है, तो वो मैं आपको यहाँ पे शो कर देती हूँ। तो ये रहा हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूँ, एक मिनट पेपर हटा लेती हूँ। ओके, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ हमें दे रखा है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ओके, एक मिनट बस यहाँ पे, ठीक है। मनी हैज अ टाइम वैल्यू। देखो व्हाट इज मेंट बाय द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो यहाँ पे हमें बस यही एक्सप्लेन करना था। मनी हैज द टाइम वैल्यू, द आइडिया बिहाइंड द टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज दैट that a rupee now is worth more than the rupee in future. The relationship between value of rupee today and value of rupee in future is known as time value of money. तो आपको क्या करना था, बस यहाँ से लेके आपको यहाँ तक, बस ये आपको जो डेफिनेशन है वो आपको यहाँ पे लिख देनी थी, तो आपका आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाता। तो यही है हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी का आंसर। अब हम जो अपने आगे वाले क्वेश्चन है उन्हें मैं आपको शो कर देती हूँ। अब हमें यहाँ पे आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 11, राइट द फॉर्मूला ऑफ स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो अब यहाँ पे स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला हमें पेज नंबर 66 पे दिया है, जो हमारा चैप्टर नंबर 10 है, वो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देती हूँ, मीन्स शो कर देती हूँ। तो ये रहा हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशियो को हम अपना इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो बोलो या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एक ही बात है। तो यहाँ पे हमें बोला है कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो का हमें क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखना है। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या होता है, हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो यानी कि आपको यहाँ पे क्या करना था, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिखना था, यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय में एवरेज इन्वेंट्री। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है हमारा नेट सेल्स डिवाइडेड नेट सेल्स माइनस में ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय में एवरेज इन्वेंट्री होता है हमारा ओपनिंग स्टॉक्स प्लस में क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय
2। तो ये मैंने आपको अपना जो न्यूमेरिकल्स है उसमें अच्छे से समझाया था, चैप्टर पढ़ाते वक्त भी बताया था। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। अब अगर हम देखें तो लॉन्ग टर्म सोविलेंसी ऑफ अ फर्म कैन बी जज्ड बाय यूजिंग विच रेशियो, यानी कि कौन सा रेशियो हम यूज करके किसी भी कंपनी की, किसी भी कॉर्पोरेट की लॉन्ग टर्म सोविलेंसी के बारे में हम जान सकते हैं। तो वो है हमारा लिवरेज कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो। यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ में चैप्टर में ही दे रखा है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और साउंडनेस ऑफ अ फर्म इज मेजर्ड in term of its ability to pay interest regularly or repay principal on due dates or the time of maturity. Such long-term solvency of a firm can be judged by using leverage or capital structure ratio. तो ये आपको यहाँ पे आंसर में लिखना था, लिवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो। अब अगर हम आगे देखिए अपना क्वेश्चन, आगे क्या दिया, आगे दिया हमारा, ठीक है, आंसर यानी 4 क्वेश्चन आउट ऑफ 6 क्वेश्चन। तो ये हमारे 1 मार्क्स के थे, तो आपको 1 वर्ड में भी आंसर लिख देते तो भी ठीक था, 1 लाइन में भी लिखोगे तो भी ठीक होगा। ये आपके 2 मार्क्स के हैं। तो यहाँ पे हमें 4 क्वेश्चंस करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, डिस्क्राइब एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ डीमेटेरियलाइज्ड डीमैट अकाउंट, यानी कि हमें क्या करना है, हमें 2 बेनिफिट बताने हैं कि अगर हमारा जो डीमैट अकाउंट है वो डीमेटेरियलाइज्ड है। डीमेटेरियलाइज्ड अगर हम सीधे से सोचें तो वो क्या है, वो एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। तो यहाँ पे कोई भी 2 बेनिफिट लिख दो। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर आपका अकाउंट डीमेटेरियलाइज्ड है तो यानी कि आपकी सिक्योरिटीज हम क्या कर सकते हैं, इमीडिएटली ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि वो सारे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। तो वो इमीडिएटली आपके अकाउंट से दूसरे अकाउंट में क्या हो जाएंगी, ट्रांसफर हो जाएंगी, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। सेकंड अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी सिक्योरिटीज जो है वो ज़्यादा सेफ गार्ड रहेंगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। तो वो उनकी जो फिजिकल सर्टिफिकेट्स होती हैं उनके साथ रिस्क होता है कि कहीं उनकी फेक डिलीवरी ना हो, या फिर वो फट ना जाए, या फिर वो खो ना जाए। तो वो सारा जो रिस्क है वो यहाँ पे क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में काफ़ी ज़्यादा एलिमिनेट हो जाता है। तो यहाँ पे आप कोई भी 2 बेनिफिट्स यहाँ पे लिख सकते थे। मैंने आपको बता दिया, एक तो हमारा कि जल्दी ट्रांसफर होता है, इमीडिएट ट्रांसफर, और सेकंड की एलिमिनेट द फिजिकल सर्टिफिकेट रिस्क। तो यहाँ पे आप कोई भी 2 बेनिफिट्स आपको जो पता हो आप वो यहाँ पे लिख के आ सकते हैं। अब हमें आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज मेंट बाय गिल्ट फंड। तो गिल्ट फंड जो है वो हमारा चैप्टर नंबर 7 म्यूचुअल फंड में से आया है। तो ये हमारा पेज नंबर 39 पे है, वो मैं आपको यहाँ पे शो कर देती हूँ। तो यहाँ पे जो है हमारा गिल्ट फंड, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये रहा हमारा गिल्ट फंड वाला पैराग्राफ। तो यहाँ पे आपको बस ये एक्सप्लेन करना था कि दीज फंड इन्वेस्ट इन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, since they are government backed bond, they give a secure return and also ensure safety of the principal amount. They are best suited for the medium of long term investors who are averse to risk. यानी कि यहाँ पे जो हमारा गिल्ट फंड वाला था ना, आपको बस यार यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देनी थी, तो आपका 2 नंबर यहाँ पे आपके करेक्ट हो जाते। तो बस इसमें आपको इतना ही करना था और कुछ नहीं करना था। अब अगर हम आगे देखें तो यहाँ में क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 15, एक्सप्लेन एनी 2 फंक्शन ऑफ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। तो ये भी हमारा क्या है, ये हमारा चैप्टर नंबर आई थिंक 8 में से है, हाँ 8 में से, आई थिंक आपका पेज नंबर 46 पे। तो वो मैं आपको यहाँ पे शो कर देती हूँ। तो पेज नंबर 46, ओके बस 1 मिनट रुक जाओ, हाँ ये रहा, मैंने आपको कहा था ना चैप्टर नंबर 8 में से है, पढ़ाते पढ़ाते ना मुझे भी याद हो गया है। ये देखो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, तो मैंने आपको ये 3 पॉइंट्स बताए थे ना कि इसके 3 फंक्शन होता है। पहला, इट क्लियर एंड सेटल ऑल ट्रांजैक्शंस दैट कंप्लीट्स द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग एंड डिलीवरिंग शेयर फंड्स टू द बायर एंड सेलर इन द मार्केट। तो आप ये लिख सकते हैं। दूसरा है, इट प्रोवाइड फाइनेंशियल गारंटी फॉर ऑल ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूटेड ऑन द एक्सचेंज एंड प्रोवाइड्स, और यहाँ पे हमारा तीसरा पॉइंट है, प्रोवाइड रिस्क मैनेजमेंट फंक्शंस। तो यहाँ पे क्या करना है, कोई भी 2 फंक्शन यहाँ पे आपको लिखने हैं क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के। तो यहाँ पे 3 है, एक तो ये सेटलमेंट और क्लियर करने वाला ट्रांजैक्शन को, दूसरा है कि फाइनेंशियल गारंटी प्रोवाइड करता है, तीसरा आपका रिस्क मैनेजमेंट। तो यहाँ पे आप इन तीनों में से कोई भी 2 यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। आगे अगर हम देखें व्हाट इज मेंट बाय कन्वर्जन पीरियड, तो ये है हमारा पेज नंबर 51 पे। अगर वो मैं आपको यहाँ पे शो करूँ तो बस 1 मिनट, ये हमारा चैप्टर नंबर 9 में से आया है कन्वर्जन पीरियड। ये देखो, ये रहा, यहाँ पे इधर का है कंपाउंड, ये देखो कन्वर्जन पीरियड। यहाँ से आपको ये लिखना है, कन्वर्जन पीरियड रेफर्स टू हाउ ऑफ्टन द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ओवर द टर्म ऑफ द लोन और इन्वेस्टमेंट। इट मस्ट बी डिटरमाइंड फॉर ईच ईयर और द फ्रैक्शन ऑफ ईयर। कन्वर्जन पीरियड सीधा सीधा क्या होता है, कन्वर्जन पीरियड होता है कि आपको कितनी बार इंटरेस्ट जो है वो कन्वर्ट हो के मिला है। कि फॉर एग्जांपल आपको हर 6 महीने में मिला है, हर
3 महीने में मिल रहा है या फिर हर महीने मिल रहा है, तो कन्वर्ट हो रहा है ना आपका पैसा। पहले आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा तो इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल मिलेगा। अगर आपको पूरे साल में एक बार मिलेगा तो आपको एक बार आपका कन्वर्जन पीरियड है। अगर आपको 6 महीने में मिल रहा है तो पहले तो 6 महीने पर मिला, पहला ये हो गया, फिर अगले 6 महीने पे मिला तो आपको 2 बार कन्वर्जन पीरियड है। तो यही हमारा कन्वर्जन पीरियड होता है। तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक क्या लिखना था, ये डेफिनेशन यहाँ पे आपको लिखनी थी, तो आपका आंसर कंप्लीट होता है और आपको पूरे नंबर मिलते हैं। आई होप आप यहाँ पे कंप्लीट करके आए होंगे, आपने कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा होगा। वैसे आपको इंटरनल चॉइस है, अगर आपको नहीं भी आता होगा तो आप और क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे देखो, व्हाट डू यू मीन बाय रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है पूरी अच्छी तरीके से, मैराथन में भी मैंने आपको बताया था, और मतलब मैंने आपको वन शॉट में, मैराथन में और चैप्टर एक्सप्लेनिंग में सब में आपको ये सारी टर्म्स जो है वो समझाई थी। ये हमारा पेज नंबर 60 पे, यानी कि आपका चैप्टर नंबर 10 में से आया है। अगर मैं आपको शो करूं तो बस 1 मिनट, ये रहा हमारा रिजर्व एंड सरप्लस। ये रहा, देखो यहाँ अगर हम देखें, आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट इज रिटेन्ड बाय द कंपनी फॉर मीटिंग फंड रिक्वायरमेंट इन द फ्यूचर। यानी कि जब कंपनी के पास क्या होता है, जब उसके पास डिविडेंड उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो उसके पास कुछ प्रॉफिट बचता है ना, तो वो उसे उड़ा थोड़े ना देती है, वो क्या करती है, उसे अपने फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के लिए बचा के रखती है। तो ये जो प्रॉफिट जो हमारे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो हमारे पास रिटेन प्रॉफिट बचा है ना कंपनी के पास, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस बोलते हैं। बस आपको यही डेफिनेशन लिखनी थी और आपका सारा काम बन जाता। तो ये हमारा यहाँ पे जो है सेक्शन नंबर बी का 17 क्वेश्चन भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, ये सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि क्या है, एक न्यूमेरिकल है, जो बहुत आसान आया था, इसमें कोई भी परेशानी नहीं थी। अब देखो, तो कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो यहाँ पे फाइंड करना है। और ये क्या दे रखी है, ये हमें दे रखी है यहाँ पे एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट का यहाँ पे हमें दे रखा है। मैंने आपको कहा था ना, आपको पूरा एक मतलब आपको पूरा एक टेबुलर फॉर्म में आपको सारी डिटेल्स दी जाएंगी। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम बात करें, अगर मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊं तो बस 1 मिनट, ठीक है। ये रहा, देखो अगर हम बात करें यहाँ पे ग्रॉस, मैंने पहले सारी डिटेल्स लिख लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ अगर हम बात करें तो ये देखो, आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय में नेट सेल्स मल्टीप्लाई में 100। मैंने आपको कहा था ना, बस फॉर्मूला याद करके जाना, सारी वैल्यूज बस आपको पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। अब ग्रॉस प्रॉफिट देखो, सबसे पहले आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या है हमारा, 30,000 का, तो यहाँ पे आपको लिखना है 30,000 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। नेट सेल्स यानी कि हमें सेल्स लिखनी है। सेल्स कितनी है हमारी, 1 10 100 1000 10,000 और लाख, यानी कि 1 लाख की आपकी सेल्स हो गई, मल्टीप्लाई में 100, तो 4 0 से 4 0 यहाँ कैंसिल आउट हो गए, 1 0 से 1 0 यहाँ कैंसिल हो गया। अब 3 × 10 करोगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो मल्टीप्लाई 100 किया तो मतलब आपकी परसेंटेज है, तो वो क्या हो जाएगी 30%। और अगर आप चाहो तो 30 को क्या कर सकते हैं, ऐसे 100 से डिवाइड करके आपका 0.3 भी आंसर आ जाएगा। तो आपने 30% लिखा हो या फिर 0.3, दोनों ही क्या है यहाँ पे आपके करेक्ट हैं। तो ये इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो आपका कंप्लीट करना था, और ये आपने कंप्लीट आई होप करा होगा। अब अगर आपने लास्ट सेक्शन नंबर सी की बात करें तो यहाँ पे क्या है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्या है, अपना थोड़ा दिमाग जो है ना वो यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा है, मतलब आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, उसके बाद आपको इस क्वेश्चन के बारे में बताना है। तो आंसर यानी 2 क्वेश्चन आउट ऑफ गिवन 3 क्वेश्चन, तो यानी कि 4 नंबर का क्वेश्चन है, आपको 3 में से कोई 2 करना है। तो 19, 20 और 21 में से आपको कोई 2 करना है। पहला दिया है, एवरी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर enjoy certain right under SEBI law and rules, and funds house are bound to extend those right to their investors. Describe any 4 right that are available to a mutual fund holder as per SEBI regulations on mutual fund. ये मैंने आपको पढ़ाते वक्त इतनी बार कहा था ना कि ये इतना अच्छा क्वेश्चन है कि डायरेक्ट जो है, जो भी टीचर होगा, जो भी क्वेश्चन पेपर बनाएगा, वो डायरेक्ट एक क्वेश्चन उठाएगा और आपके पेपर में डाल देगा। तो मैंने आपको कहा था ना कि कोई भी 4 से 5 राइट याद करके चले जाना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बस म्यूचुअल फंड के क्या करना है, जो म्यूचुअल फंड होल्डर्स होता है उनके कोई भी 4 राइट यहाँ पे आपको लिख देना। तो पेज नंबर 40 अगर हम बात करें तो ये रहा हमारा पेज नंबर 40। यहाँ पे आपको करना है, इन 7 राइट में से कोई से भी 4 राइट आप यहाँ पे लिख सकते हो। अगर आपने कोई से भी 4 राइट लिखे हैं तो आपका काम यहाँ पे बन जाएगा और आपके 4 के 4 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे। अगर हम आगे बात करें तो व्हेन अ कंपनी डिक्लेयर्स अ स्टॉक स्प्लिट द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ दैट कंपनी इंक्रीजेस बट द मार्केट कैपिटलाइजेशन, कैप का मतलब यहाँ पे कैपिटलाइजेशन, रिमेन्स द सेम, एग्जिस्टिंग शेयर्स स्प्लिट बट द अंडरलाइंग वैल्यू रिमेन्स द सेम। डिस्क्राइब स्टॉक स्प्लिट एंड स्प्लिट ऑफ शेयर्स बाय अ कंपनी।
अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैं पहले ही एक्सप्लेन कर रखा है, देखा जाए तो कि जब एक कंपनी क्या करती है, वो स्टॉक स्प्लिट डिक्लेयर करती है तो उसके नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाता है, लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन सेम रहता है। और जब उसके शेयर्स को हम स्प्लिट करते हैं तो जो शेयर्स की वैल्यू है, बट द अंडरलाइंग वैल्यू ऑफ रिमेन सेम। अच्छा, तो जब हम शेयर स्प्लिट करते हैं तो उसकी जो वैल्यूज है वो तो सेम ही रहती है, मतलब कि मार्केट कैपिटलाइजेशन की जो वैल्यू है वो सेम रहती है। तो हमें क्या करना है, स्टॉक स्प्लिट और स्प्लिट ऑफ शेयर्स को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो सीधा सीधा यहाँ आपका जो पेज नंबर 45 है, अगर मैं आपको शो करूँ तो ये देखो, एक मिनट बस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका जो स्टॉक स्प्लिट वाला पार्ट था ना, ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना था कि जब स्टॉक स्प्लिट करती है कोई एक कंपनी तो उसके एग्जिस्टिंग शेयर क्या होता है, उसकी जो फेस वैल्यू है यानी कि जो शेयर की जो प्राइस होती है वो कम हो जाती है और नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या रहती है यहाँ पे आपकी सेम रहती है। और ऐसे जब अपने शेयर्स को स्प्लिट करते हैं तो जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो इंक्रीज हो जाते हैं और शेयर्स का प्राइस कम हो जाता है ना, और मार्केट कैपिटलाइजेशन आपकी सेम रहती है। तो यहाँ पे आपको बस स्टॉक स्प्लिट के बारे में आपको एक्सप्लेन करना था, और अगर आपने एक एग्जाम्पल दिया तो और भी बेहतर है, वो तो सोने पे सुहागा हो गया बिल्कुल। अब अगर हम आगे बात करें तो ये आपको एक्सप्लेन करना था, ये आपका कंप्लीट हो गया। अगर देखें, कंपनी पब्लिश एनुअल रिपोर्ट एंड सेंड एवरेज वर्जन टू शेयर होल्डर फ्री ऑफ कॉस्ट। An annual report of a company is the best source of information about the financial health of a company. In the light of this statement, describe an annual report and its features. यानी कि यहाँ पे मैं क्या बोला है कि एनुअल रिपोर्ट जो होती है, जो कंपनी क्या करती है, हर साल पब्लिश करती है 31 मार्च को, और क्या करती है, एनुअल रिपोर्ट पब्लिक मार्केट में तो पब्लिश करती है, अपने जो है शेयर होल्डर्स को भी फ्री ऑफ कॉस्ट क्या कराती है, एवरेज वर्जन, एक शॉर्ट वर्जन, जिसने भी पेपर किया है ना उसने यहाँ पे स्पेलिंग लिख रखी है, उसने क्या किया है, मतलब कंपनी क्या करती है, अपना एक शॉर्ट वर्जन भी क्या करती है, अपने शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करती है। और ये क्या है, ये कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में जानने वाले सबसे अच्छी एक एनुअल रिपोर्ट मानी जाती है, सबसे अच्छा बेस्ट सोर्स है। तो हमें यहाँ पे यही मतलब यही बताना है, यही डिस्क्राइब करना है कि एनुअल रिपोर्ट में कौन कौन से फीचर्स होते हैं और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं यहाँ पे डिस्क्राइब करी जाती हैं। तो अगर हम देखें तो पेज नंबर 57 पे एनुअल रिपोर्ट के बारे में पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। तो यहाँ पे अगर हम चैप्टर में चले तो 57 ये रहा हमारा एनुअल रिपोर्ट। तो यहाँ पे आपको ये एक्सप्लेन करना था कि एनुअल रिपोर्ट इज अ फॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूड ईयरली बाय अ कॉर्पोरेट, 31 मार्च को ये इशू होती है। और एनुअल रिपोर्ट क्या बताती है, असेट्स बताती है, लायबिलिटीज बताती है, रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस एंड अर्निंग्स। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमारी एनुअल रिपोर्ट में होती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, उसके फीचर्स हैं जो उसे डिस्क्राइब करते हैं। और क्या होता है, हाउ द कंपनी स्टूड एट क्लोज ऑफ द बिजनेस ईयर, how it fared profit wise during the year, as well as other information of interest of shareholders. Companies publish annual report and send average version. ये तो हमें क्वेश्चन में ही दे रखा था, यानी कि आपको क्या करना है कि एनुअल रिपोर्ट होती क्या है, पहले तो ये एक्सप्लेन करना है। उसके बाद एनुअल रिपोर्ट में कौन कौन सी डिटेल्स होती है आपको वो बताना था आंसर में। और हमें एनुअल रिपोर्ट में क्या इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि कितना प्रॉफिट हुआ कंपनी का, और वो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कंपनी कहाँ पे स्टैंड कर रही है, प्रॉफिट में, लॉस में, कितना ऊपर गई है, कितना टॉप पे गई है, या फिर कितना उसने घाटा खाया। ये सारी चीज़ें जो है हमारी एनुअल रिपोर्ट में होती हैं। तो यही बस आपको क्या करनी थी, एक्सप्लेन करनी थी। और इसी के साथ हमारा जो पूरा क्वेश्चन पेपर है, यानी कि लास्ट क्वेश्चन था आपका 21, और ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। यानी कि आपका जो पूरा क्वेश्चन पेपर था वो उसमें बस 21 क्वेश्चन थे, जिसमें से आपको बस 40 यहाँ पे आपको करने थे। तो इसी के साथ हमारी जो आंसर की है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।